मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बाद जहां बाकी शहर तेजी से गुलजार हो रहे थे, वहीं इस बीच दीपावली के नजदीक आने के साथ ही पटाखा बाजार में रौनक बढ़ गई है। पटाखा व्यापारियों में निराशा भी है क्योंकि इस बार गत वर्ष की अपेक्षा बिक्री बहुत कम है। वैसे तो इंदौर आर्थिक राजधानी के रूप में माना जाता है। यहाँ हर व्यापारी तेजी से यहाँ आते हैं और यहाँ का हर धंधा फल फूल जाता है, लेकिन इस बार पटाखा का बाजार काफ़ी फीका चल रहा है। रौनक बढ़ी है लेकिन कारोबार पुराने तर्ज पर चलने का अनुमान यहाँ के व्यापारी लगा रहे हैं। से तो कोरोना लोग भूल गए हैं। अभी जो हिसाब से अभी फटाके बिक रहे हैं हमारे यहाँ, उस हिसाब से सीजन अच्छी जाने की पूरी उम्मीद है। क्या रेट से और किस टाइप से? नहीं, रेट पिछले साल से कुछ जो जनरल आइटम है उनमें कम हुआ है। जो कंपनी के आइटम हैं जैसे अनिल और स्टैंडर्ड और रत्ना बिकता है मध्य प्रदेश में, उनमें कुछ 5-6% बढ़े हुए हैं, बाकी सब में कम हुए हैं रेट। उधर मध्य प्रदेश में उपचुनावों में 28 सीटों पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रहा। दूसरे दिन सोमवार को भी प्रशासन, नगर निगम सहित पुलिस विभाग के आला अफसर यहां पहुंचे थे। बाबा के 2 आश्रमों पर कार्रवाई की जाती रही। आश्रमों के कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। देखिए, मुख्य तो शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा था उनका। गौशाला निर्माण वहाँ पर होगा। जो देवी जी का मंदिर है उस पहाड़ी पे जम्बड़ी अपसी के, उसको एक अच्छे धार्मिक पर्यटन विकास के अंतर्गत हम लोग डेवलप करेंगे पूरा। और आज भी कुछ अतिक्रमण हटाया गया है। आईडी की ज़मीन पे था, फॉरेस्ट की सरकारी ज़मीन आईडी की स्कीम में था, वहाँ सड़क बाधित हो रही थी वहाँ पर, तो वहाँ भी ग्रेजुअली छोटे छोटे मंदिर बना के, कुछ कमरे बना के कब्जा होता जा रहा था वहाँ पर। कंप्यूटर बाबा की ही टीम थी वहाँ पर, वहाँ भी हटाया गया है। जांच के दौरान एक रजिस्ट्री भी जब्त हुई है जिसमें शंकर पिता रामकिशन हाथी ने उनको जमीन बेचना बताया जा रहा है। और इसमें जो क्रेता है वो श्री नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा, ये रिकॉर्ड आपके सामने ही है। इसमें 3 हेक्टेयर जमीन इन्होंने आजनो तहसील सांवेर में क्रय की है। वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने अवगत करा दिया है। इसमें देखने की जरूरत है कि यहाँ पर इस जहाँ पे मंदिर है, पवित्र स्थान है, इसका उपयोग जमीन की खरीद फरोख्त के लिए किया जा रहा था और नामदेव दास त्यागी के नाम से खुद ये रजिस्ट्री है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ये एक कार्रवाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके पहले भी एक कार्रवाई से हम लोगों ने सुपर कॉरिडोर में चौपट फुटा मंगड़दा में आज कराई गई थी। ये एनक्रोचमेंट हटाने की बेसिकली कार्रवाइयाँ हैं। यहाँ जैसा कि बताया गया है नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा और रेवेन्यू अधिकारियों के द्वारा कि ये कॉलोनी के किसी पार्क की वो थी, उसमें एनक्रोच करके और ये कमरे बना लिए गए। इसमें कब्जा था तो वो एक्चुअली वो उसको रिमूव कर रहे हैं कब्जे को, और शायद ये सोसाइटी के द्वारा था तो उसको हैंडओवर करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पुलिस बल शांति व्यवस्था के लिए और कानून व्यवस्था के लिए लगाया गया है, जिसमें हमारे अधिकारी भी हैं, हम लोग सभी मौजूद हैं। शांतिपूर्वक तरीके से कार्रवाई चल रही है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों प्रदेश में विभिन्न तरह के पटाखों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था। उन्हें बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इस कड़ी में इंदौर कलेक्टर ने भी प्रतिबंधित पटाखों को लेकर विभिन्न तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर से मिले निर्देश के बाद विभिन्न स्थलों पर थाना अध्यक्षों के द्वारा लगातार कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश दिया था कि चाइनीज जो पटाखे हैं और उनके बिक्री पे और उनके रखने और परिवहन पे प्रतिबंध था। उस आदेश के तारतम्य में रीजनल पार्क के सामने जो पटाखों की दुकानें लगी हैं उस पर देखा गया कि चाइनीज़ पटाखे थे, उनको जब्त किया है और 188 की कार्रवाई की गई। युवती को काउंसलिंग के बाद परदेसीपुरी लाया गया। इंदौर के परदेसीपुरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। युवती अपने प्रेमी से किसी बात से नाराज होकर मेन रोड पर लगी जीएंट्री पर जा रही थी। थाना प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर युवती को समझाया और युवती को नीचे उतारा गया। काफी मशक्कत के बाद युवती को उतारा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो यह मामला सामने आया। युवती को थाना लाकर महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया की जा रही है। आज एक टेलीफोन से सूचना मिली कि कोई लड़की MR4 रोड पे ब्रिज के बाजू किसी जो बोर्ड एक लगा हुआ था उस पर जाके बैठ गई है तथा राहगीरों ने उतारने का प्रयास किया जो नहीं उतरी। बाद में जब थाने का स्टाफ गया तो ये पता चला कि वो कोई प्रेमी है जो प्रेमी से ने कोई बात करी थी। वो प्रेमी ने अपनी बात पूरी नहीं की, उसके विरोध में वो बोर्ड पे चढ़ गई। हमारे द्वारा स्टाफ से प्रयास किया गया
तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरे प्रेमी को जब तक नहीं बुलाया जाएगा मैं नहीं उतरूंगा, वो नहीं उतरूंगी। लेकिन हमारे स्टाफ द्वारा उसके प्रेम पूर्वक अच्छी बात की गई, उसके बाद वो सावधानी पूर्वक उसको उतारा गया और थाने लाके उससे बातचीत की जाएगी। उधर शासकीय भवन में रखी पुस्तकों में लगी आग, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गया। खरगोन से यह खबर मिल रही है। बीटीआई के पीछे स्थित पुराने शासकीय जर्जर भवन में रखी पुस्तकें आग की लपटों के हवाले हो गई और धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने आग लगा दिया। घटना को अंजाम देकर वहां से सभी फरार हो गए। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। ये क्या है कि यहाँ पर आए दिन असामाजिक तत्व बच्चे वगैरह यहाँ क्रिकेट भी खेलते रहते हैं और सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं। कई बार हमारे द्वारा उनको डांटा भी गया, भगाया भी गया, स्कूल के प्रधान पाठक द्वारा भी उनको कहा गया। लेकिन क्या है, अभी कोरोना काल में जो स्कूलें अभी लॉकडाउन होने के कारण सब बंद है और वो समय समय पर जैसे हम लोग आते हैं और यहाँ हमारे चौकीदार भी रहते हैं, वो चौकीदार भी बार बार, चूँकि पूरी ग्राउंड बहुत बड़ा है तो चौकीदार भी इतनी वो अलग अलग प्रकार से जब राउंड लगाते हैं तो उनके जब देखने में आता है तो वो बच्चों को भगाते हैं। तो हो सकता है कि उनके द्वारा जो प्रतिशोध प्रतिभावना जो हुई है उसके कारण उन्होंने लगा दिया, या बीड़ी सिगरेट पीने के कारण भी लग चुकी हो। अब इसका तो हम कह नहीं सकते। कितनी बुकें थी? ज़्यादा तो नहीं थी, ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है, 10 साल पुराना रिकॉर्ड है। चूँकि अब इसकी समिति वगैरह भी जिला कार्यालय से मार्गदर्शन के अनुसार बना के उसको करना था। पूरा जल चुका है? हाँ, 80% पूरा 80% तो जल गया है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होने जा रही है। इंदौर सामरे में उपचुनाव की मतगणना के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास बंदोबस्त किए गए हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के द्वारा नेहरू स्टेडियम में ऑब्जेक्टिव टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही मतगणना स्थल की कई तैयारियों के बारे में जानकारी जुटाई गई। पत्रकारों के इस संबंध में जानकारी भी दी गई है। बताया गया है कि चाक चौबंद व्यवस्था के बीच यहां पर मतगणना का कार्य कराए जाने के दावे किए गए हैं। 2100 करीब पोस्टल बैलेट्स हैं जो हम लोग काउंट करने हैं, ETPBS सब मिला करके साढ़े 2050 करीब मान लीजिए मोटा मोटा। इसमें हम लोग 2 टेबल लगा रहे हैं। एक टेबल में एक राउंड में 550 तक बैलेट पेपर्स हम लोग लेंगे इसमें, तो 2 राउंड होंगे इन टेबल्स पे। 2 राउंड्स में 2 टेबल में हमारी जो पोस्टल बैलेट काउंटिंग पूरी हो जाएगी। लगभग हम लोग आकलन है कि 2 से ढाई घंटा कम से कम लगेगा इसमें, क्योंकि ETPBS हम लोग स्कैन करके भी चेक करना है जो लिफाफा है ऊपर का 13 से, फिर अंदर के लिफाफों को भी चेक करना है, फिर 13 का डिक्लेरेशन चेक करना है। और जो 80+ और कोविड के हैं उनमें केवल हम लोग को डिक्लेरेशन 13 का चेक करना है, तो थोड़ा वक्त लगता है चेक करने में। तो 2 से ढाई घंटे का समय पोस्टल बैलेट में लगेगा। 8:30 से जब EVM मशीन की काउंटिंग स्टार्ट होंगी तो लगभग 7 से 8 घंटे लगती है पूरी काउंटिंग। 28 राउंड रहेंगे और 7 से 8 घंटे लगेंगे उसमें। उधर कसराबाद से खबर मिल रही है, गत दिनों उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 30% सीट वृद्धि का आदेश दिया गया था। साथ ही कहा गया कि सीट संख्या में वृद्धि के बाद भी यदि किसी महाविद्यालय में छात्र प्रवेश से वंचित होते हैं तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य पर्याप्त संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सीट संख्या बढ़ाकर छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज प्राचार्य से मांग की गई। प्रवेश से वंचित छात्र संख्या के अनुरूप सीट संख्या वृद्धि पर भी सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि अगर प्रशासन के द्वारा सीट संख्या में वृद्धि कर सभी छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इस संबंध में संबंधित विभाग को ज्ञापन सौंपा गया है। छात्रों ने आज ज्ञापन दिया है कि महाविद्यालय में सीटें और बढ़ाई जाए। पहले कितनी सीटें थी इसमें? पहले हमारे यहाँ पर 200 सीटें थी, जिसमें से 199 बच्चों ने फीस भर दी थी। और फिर जो ज्ञापन दिया था उसमें हमने 51 सीटें और बढ़ाई है। उसमें से 18 जो सीटें हैं अभी रिक्त है। और आज रात को 12 बजे तक ये बच्चे भी फीस भर सकते हैं। तो 12 बजे तक का समय है इनके पास भी। जो 18 बाकी सीटें जो है भर चुके हैं। लास्ट कब तक है? इन बच्चों के लिए आज रात को आज सूची लगाई है ना, आज रात को 12 बजे तक है। बाकी फिर अगली प्रोसेस रिक्त रही सीटें तो फिर अगली प्रोसेस कल ऐसे ही सेम रहेगी। उधर स्टेडियम को पुलिस ने किया छावनी में तब्दील। सुरक्षा की दृष्टि से कई विभाग नजर आए।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा काफी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर लगाया गया है। 10 तारीख को आने वाले चुनाव परिणाम को लेकर स्टेडियम के बाहर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें कई टीमें बनाकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था शुरू कराई गई है। इंदौर नेहरू स्टेडियम में पुलिस बलों की प्रशासन ने खासतौर से तैनाती की है। उपचुनाव मतगणना को लेकर यह कार्रवाई की गई है। कल 10 तारीख को नेहरू स्टेडियम में मतगणना किया जाना है। उसके लिए मतगणना स्थल के आसपास 100 मीटर के दायरे में पूरी तरह से वाहनों का आवागमन रोका जा रहा है। उसके लिए सभी जगह से रास्ते बैरिकेड करके बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर नेहरू स्टेडियम में 3 गेट हैं। इसमें से एक गेट से एंट्री मतगणना के लिए जो कर्मचारी लगाए गए हैं ड्यूटी पर उनके लिए रहेगी। दूसरा गेट जो जिमखाना की तरफ से वहाँ से जो कैंडिडेट्स हैं उनके अभिकर्ताओं एजेंटों के लिए एंट्री रहेगी। और तीसरा जो गेट है मुश्ताक अली गेट, वहाँ से मीडिया कर्मियों के लिए एंट्री रहेगी। उधर इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा कॉल सेंटर पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ का अभियान जारी है। पूछताछ में यह खबर मिल रही है कि विदेशों से इनके तार होने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम फिलहाल इस कार्रवाई में लगी हुई है। जैसा कि आपको मालूम है कि वो एक काफ़ी तकनीकी रूप से एडवांस तरीके से ये जो फ्रॉड की कार्रवाई की जा रही थी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जब्त हुई है। काफ़ी सारे सर्वर्स और क्लाइंट मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि जब्त हुए हैं। तो उन सब को डेटा वो साइबर तकनीक की मदद से उसको एनालाइज करना है, तो उसमें काफ़ी समय लगने की संभावना है। उसमें जो पूरी तकनीक होती है एंड टू एंड जो होती है कि यहाँ से आप विदेश में बात कैसे कर रहे हैं, किस तरह से उसमें ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उस पूरे चीज़ को एनालाइज करने में अभी थोड़े और समय की ज़रूरत है। और उसमें पूरी साइबर की टीम उसमें लगी हुई है और उसमें जो भी सारे उसकी कड़ियों को खोला जाएगा। सर, आरोपी कोई मुख्य गिरफ्तार हुआ है? इसमें जो है जो पूरी टीम उनकी जो पकड़ी गई है उसमें अलग अलग उनके रोल्स थे। जैसे एक आईटी मैनेजर था और एक उसमें जो ऑपरेटर्स थे जो कॉल करते थे। जब कॉल सक्सेसफुल होता था तो जो ट्रांजैक्शन होना होता था उसके लिए एक क्लोज़र करके एक छोटी टीम होती थी, कोर टीम, तो कुछ लोग वो क्लोज़र थे। इस तरह से अलग अलग सबके रोल बटे हुए थे और सभी से उस एंगल से पूछताछ की जा रही है। इंदौर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। मोबाइल के दुकान में चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में यह मामला कैद हुआ है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कल रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है दुकान में घुस के मोबाइल की चोरी किया है और जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और फुटेज में उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर पता चलेगी। सर, कहाँ की घटना है, क्या प्रॉब्लम? मंत्रा मोबाइल। कितने क्या मोबाइल चोरी हुए सर? ये तो ऐसी अंदाजन की बात नहीं है, महंगे मोबाइल तो उसने छोड़ गया। फुटेज में कितने लोग दिख रहे हैं? एक सिंगल। कंप्यूटर बाबा से सेंट्रल जेल में मिलने पहुंचे कांग्रेसी नेता। मध्य प्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा सेंट्रल जेल में बंद है। प्रशासन उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में जुटी है। गोम्मटगिरी वाले आश्रम में प्रशासन के द्वारा जारी कार्रवाई के दौरान बाबा को प्रिवेंटिव डिस्टेंशन के तहत हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है, जिसके चलते बाबा से मिलने वाले सोमवार को पूर्व मंत्री जीतू पटावरी सहित विधायक, जिलाध्यक्ष और कई बड़े कांग्रेसी नेता पहुंचे थे। सरकार ने सरकारी पैसे से कैसे परमिशन दी अवैध निर्माण के लिए, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा, जो बंदूक मिली वो बंदूक का उनके पास लाइसेंस है। तीसरा, अखबारों में उन्होंने अंदर देखा कि टब मिला और कुछ ऐसी बातें सब झूठ बाबा ने बताई। उन्होंने कहा कि साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार शिवराज करेगा, ये हमें अंदाजा नहीं था। एक तरफ हिंदुत्व के नाम का झंडा बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग साधु संतों के साथ इतनी यातना देंगे, ये कंप्यूटर बाबा आंखों में आंसू ला लाकर अपनी बातें बता रहे। मैं मानता हूं कि ये सारा परिदृश्य, जैसा अश्विन जोशी जी ने कहा कि 15 साल तक जब शिवराज जी की स्तुति करें तो ये साधु संत महात्मा, और जैसे ही कहा कि आपने नर्मदा सेवा योजना में घोटाले क्यों किए, अवैध खनन क्यों हो रहा है, तो आप शैतान शिवराज सिंह 2 चश्मों से साधु संतों को देखते हैं, एक मेरे पक्ष के, एक मेरे विरोधी।
तो सीधा सीधा बदले की भावना है। उन्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है भाजपा सरकार को अपना एक दिन बचा है, हीन भावना से वो कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की जो हत्या हुई थी, उन्होंने माननीय कंप्यूटर बाबा ने हर मंच पर जाकर लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, संविधान को बचाने के लिए एक यात्रा निकाली थी, उस यात्रा को कहीं ना कहीं द्वेष भावना से देखा जा रहा है। और उसी को लेकर ये जो आश्रम जो तोड़ने की बात हुई है, जो तोड़ा है, ये कहीं ना कहीं उसके अंदर सरकारी पैसा लगा हुआ था, सरकारी फंड से कुछ आश्रम बना हुआ था, जो कि इन्हीं की शासन में 15 साल के शासन में शिवराज सिंह जी के और ये जनपद पंचायत के माध्यम से पैसा लगा था।